नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पे मैं सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया की सारी ऐसी खबरें जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए फाइनेंशियली। मतलब आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तभी मैं उस आर्टिकल को आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा और एनालाइज़ करूँगा। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, यहाँ पे हम वहाँ से सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करके लाते हैं, सबसे रेलेवेंट चीज़ों को पिक करके लाते हैं। ऐसी चीज़ अगर आपको पसंद है देखना तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आपको ऐसे अपडेट्स मिलें। अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ सबसे पहले आर्टिकल से और बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है सबसे पहला आर्टिकल ही। आप देखिए कि रिलायंस ने स्टॉप कर दिया है रशियन ऑयल बाय करना। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी लगातार यूएस को कि हम तो भाई रशियन ऑयल ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि जितनी पीएसयूज़ हैं वो भी नहीं खरीद रही थी रशियन ऑयल्स। बेसिकली रिलायंस यहाँ पे काफ़ी बड़े, अगर आप देखोगे क्वांटिटी में रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रही थी पहले, जब वहाँ पे हमें एडवांटेज मिल रहा था कुछ डॉलर्स का। एंड रिफाइनिंग कंपनीज़ ना बहुत कम मार्जिन कमाती हैं। आप ऐसे सोचिए, इनका कोई प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होता है। तो जो मार्जिन है वो थोड़ा-सा भी अगर बड़ा बढ़ जाए, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। डेकेड्स में ऐसा होता है और ऐसा ही हो रहा था रशियन ऑयल के साथ। तो कंपनीज़ ने खूब पैसा भी कमाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलायंस एक ऐसी कंपनी थी जो लास्ट तक अगर आप देखोगे तो रशियन ऑयल परचेज़ कर रही थी और फिर वो प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ को और दूसरी कंट्रीज़ को। जैसे कि हमारी दूसरी ऑल स्टेट रन रिफाइनरीज़ करती हैं। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया, रिफाइनरी का बिज़नेस कि बड़े कम मार्जिन पे चलता है, लेकिन इस वक़्त जो प्रॉफिट मिल रहा था उसको वो छोड़ ही नहीं सकते थे, ऐसा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने इवेंचुअली अब स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब कि इंडिया अब रशिया से कहीं न कहीं दूर जाएगा व्हेन इट कम्स टू एनर्जी डिपेंडेंसी। इंडिया वैसे भी रशिया पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहा है एनर्जी के लिए। अगर आप देखोगे इससे पहले तो आज तक कभी हमने इतना इम्पोर्ट किया ही नहीं है इनसे। इनका शेयर 1 या 2% रहता था, जो बढ़ कर के 35-40% तक हो गया था बीच में। आज तक हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 1-2% से ज़्यादा कभी इनका शेयर रहा नहीं है। तो अब वापस से चीज़ें नॉर्मल होने वाली है, जहाँ पे हम लोग अफ्रीका, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और दूसरी कंट्रीज़ से हम लोग इम्पोर्ट करेंगे जो हमारा ऑयल और एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुकेश अंबानी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे ए स्टॉप कर दिया है इम्पोर्ट को इनटू द स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन रिफाइनरी इन जामनगर, एंड ये है विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 20 नवंबर 2025। तो ये आ रहा है कब? जब यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाया है रशियन ऑयल कंपनीज़ रोसनेफ्ट एंड लुकोइल पे। तो इन्होंने सैंक्शंस पहले ही लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो डेट है, एप्लीकेबल डेट होगी 21 नवंबर होगी, ठीक है? सैंक्शंस लगाने का जो अनाउंसमेंट था वो आई थिंक लास्ट मंथ आ गया था, अक्टूबर में आ गया था। अब 21 से एप्लीकेबल था, 20 से इन्होंने ऑयल लेना ही बंद कर दिया रशिया से, और जो 2 सैंक्शन एंटिटीज़ हैं, वो 60 से 70% कंट्रीब्यूट करती थी इंडिया के रशियन ऑयल इम्पोर्ट में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि इनसे आगे आप आगे बिज़नेस करो। अच्छा, रिलायंस अगर फिर भी इम्पोर्ट करते रहती तो क्या होता? रिलायंस कहती हम तो फिर भी रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस अगर किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा दे और आप अगर उसके साथ बिज़नेस करते हो, तो होता ये है कि इनके पास है डॉलर्स, ठीक? यूएस डॉलर्स इश्यू करता है, पूरी दुनिया में आप सामान खरीदोगे, बेचोगे डॉलर्स के टर्म्स में, रुपए में तो कोई लेगा नहीं। तो आप उस डॉलर के सर्कल से ही बाहर निकल जाओगे। जो बैंक्स आपको फाइनेंस कर रहे हैं, वो बैंक्स भी बैन हो जाएँगे, उनको भी डॉलर नहीं मिलेगा। तो आप समझ रहे हो, एक तरीके से बैंक्स कोलैप्स कर जाएँगे हमारे, ठीक है? एंड कोई भी इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं। ना इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कोई इंडियन कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले, ना इंडियन गवर्नमेंट ऐसा होने देगी। तो इसीलिए कोई भी, अगर यूएस मना कर रही है कि इसके साथ बिज़नेस नहीं करना है, तो बिज़नेस नहीं करता। उसका रीज़न सिंपल है, वो है डॉलर। नहीं तो डॉलर बेसिकली, विदाउट डॉलर इंटरनेशनल कोई और करेंसी आपके पास नहीं है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो मोस्ट इंडियन ऑयल फर्म्स अगर आप देखोगे तो सस्पेंड कर रही है इंडियन ऑयल परचेजेस, एंड इसकी वजह से क्या होगा, रिकंसिडरेशन होगा ऑफ 25% जो पैनल टैरिफ्स लग रहा है इंडिया के गुड्स पे जो शिप किए जाते हैं टू यूएस। तो इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा आया है कि अगर निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो कहने का एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो 50% का लगने वाला लगा था हमारे ऊपर टैरिफ, ये हट जाएगा। ऑल्दो जब 50% का टैरिफ लगा था उससे पहले भी निफ्टी इतना बुलिश नहीं थी जितना हटने पे बुलिश है। जहाँ तक मुझे याद है, जब 50% का टैरिफ लगा था तब भी हम ऐसे ही 25,000 के आसपास हमारी निफ्टी चल रही थी, और हटने वाला है तो ज़्यादा खुश हैं और ये ज़्यादा बढ़ रही है। तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्ले है आप देख सकते हो। रशिया यहाँ पे काफ़ी बड़ा हिस्सा लेकर के बैठा है, फिर आता है इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड फिर इसके बाद यूएस। अगला आर्टिकल यहाँ पे है बैंक्स के बारे में। एक बहुत ही
बढ़िया मतलब अगर आप देखोगे तो डेटा आपको देखने को मिल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिसेंटली काफ़ी तेज़ी आई है शेयर मार्केट में, बड़ी तेज़ी से इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं 30-40% मूव कर गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है इन अ फर्स्ट बैंक लोन डिपॉज़िट रेशियो जो है वो 80% ब्रीच कर गया है। ये होता क्या है कमर्शियल बैंक्स का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है फॉर द फर्स्ट टाइम वो 80% मार्क क्रॉस कर गया है, जो एंड है रेगुलेटरी कंफर्ट ज़ोन का। तो यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन चैलेंजेस हैं लेंडर्स के लिए, जहाँ पे लोन डिमांड बढ़ रही है तेज़ी से। तो लोन डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? एंड अपर एंड जो होता है रेगुलेटरी कंफर्ट ज़ोन का, मतलब रेगुलेशंस होते हैं बैंक के लिए, कितना पैसा आप लेंड कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं अब हमारे लेंडर्स के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली कौन? हमारे बैंक्स। तो क्रूशियल बैंकिंग रेशियो जो है ये 80% है एट द एंड ऑफ लास्ट 2 रिपोर्टिंग फोर्टनाइट्स अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा ये बता रहा है। सितंबर में भी ये 80% क्रॉस कर चुका था एंड उसके बाद ये डिप कर गया था। सीडी रेशियो जो है वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो है इन द रेंज ऑफ 75 टू 80% और रेगुलेटर के कंफर्ट ज़ोन में है। जो राइज़ आया है सीडी रेशियो में इसलिए आया है क्योंकि डिपॉज़िट्स ना हो नहीं रही हैं। लोग एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है और ये अब सिंगल डिजिट में है, जहाँ पे हमें क्रेडिट ग्रोथ भी लैग करता हुआ नज़र आ रहा है। आरबीआई का डेटा दिखाता है कि जो ईयर ऑन ईयर डिपॉज़िट ग्रोथ है वो भी है 9.7% अक्टूबर में, जो गिरकर हो चुकी गिरकर कहाँ से आई है? 10.3% से। तो लोग पैसा डिपॉज़िट नहीं करेंगे तो क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो ऐसे ही बेकार होता रहेगा। अब लोगों के पास पैसा है वो कहीं और डाल रहे हैं। अब बैंक्स के पास अगर पैसा आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल तो बैंक्स उसी को क्या करती हैं फिर लेंड करती हैं उसी पैसे को जो आप जमा करते हो बैंक में। आप एफडी करते हो या आरडी करते हो या फिर आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, उसी का कुछ प्रपोर्शन बैंक्स क्या करती हैं लेंड कर देती हैं। अब लेकिन अगर आप पैसा दे नहीं रहे हो तो बैंक्स को पैसा बॉन्ड इश्यू करके उठाना होगा। बेसिकली ज़्यादा कॉस्ट पे उठाना होगा। जैसे बाकी दुनिया भर में भी ऐसा काफ़ी होता है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि बैंक को वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब जो डिपॉज़िट मोबिलाइज़ेशन चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एट अ टाइम जहाँ पे डाउनवर्ड बायस आया है इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी में। मतलब कि ब्याज दर घट रहे हैं, तो लोन की डिमांड भी ज़्यादा है। अब लोन की डिमांड ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे हमें कहीं न कहीं डिपॉज़िट मोबिलाइज़ेशन में दिक्कत आ रही है। तो डिपॉज़िट हमें नहीं मिल पा रहा है इतने अच्छे से। तो इसको मोबिलाइज़ करने के लिए कई सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं डिपॉज़िट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ट्रांसमिशन है वो रिवर्स हो रहा है। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भई हम आपको एफडी पे रिटर्न अच्छा देंगे। जैसे कि डिपॉज़िट रेट जो सीनियर सिटीज़न्स का है वो आईसीआईसीआई बैंक ने 7.2% कर दिया। तो अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो या फिर आपके घर में सीनियर सिटीज़न्स हैं, आप उनके नाम पे एफडी कर सकते हैं। आप देखिए 7.2% तो आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है ऐसे टाइम पे, व्हिच इज़ अ वेरी गुड डिपॉज़िट रेट। तो आप चेक कीजिए, कुछ बैंक्स हैं, छोटे लेंडर्स हैं, वो और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँगा अगले आर्टिकल की एआई बबल के बारे में। पूरी दुनिया में बात चल रही है एआई बबल की, लेकिन अब इसको शांत किया है एनवीडिया के सीईओ ने। क्यों? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं $65 बिलियन डॉलर की सेल्स जनवरी क्वार्टर में। सीईओ का कहना है कि एआई हेल्प करेगा मेंटेन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। तो एनवीडिया ने सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू फोरकास्ट दिया है, कहा है कि ये 65 बिलियन का सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी क्वार्टर में, जो 3 बिलियन ज़्यादा है, जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है उससे। एनवीडिया ने कहा है कि जो हमारा गोल है हाफ ट्रिलियन डॉलर रेवेन्यू का, ठीक है? कमिंग क्वार्टर्स में वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? तो इनका ये कहना है कि 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कर सकते हैं ये 1 साल में, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब हर क्वार्टर इन्हें 100 बिलियन डॉलर ब्रीच करना पड़ेगा। तो आगे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आउटलुक है ये सिग्नल करता है कि जो डिमांड है वो रॉबस्ट रहने वाला है एनवीडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर्स के लिए एंड जो प्राइज़ी पावरफुल चिप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू डेवलप एआई मॉडल्स उनके लिए। एनवीडिया फेस कर रहा है ग्रोइंग फियर्स एंड रीसेंट वीक्स इन्होंने फेस किया है कि जो रनवे स्पेंडिंग है ऐसे इक्विपमेंट पे वो सस्टेनेबल नहीं है। काफ़ी बातचीत भी हुई है अबाउट एआई बबल, बट एआई बबल को इन्होंने कहीं न कहीं शांत करने के लिए स्टेटमेंट दिया जिससे मार्केट में कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है। तो वी हैव टू सी कि क्या होता है एंड पूरा आर्टिकल कवर किया क्योंकि फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं न कहीं यूएस मार्केट लगातार गिर रहा था, एक सिंपल चीज़ की वजह से। सबको लग रहा था कि एआई जो है अब ये बबल टेरिटरी में आ गया है, इतना ओवर वैल्यूड हो गया है, इतनी फंडिंग आ गई है, लेकिन रेवेन्यू एनवीडिया के अलावा किसी का आ ही नहीं रहा। एनवीडिया के अलावा कोई कमा ही नहीं रहा है। तो ये एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा इश्यू बन गया। अगली बात आर्टिकल की बात करूँगा, इंटरेस्टिंग है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एल्डरली में अकाउंट फॉर 25% ऑफ इंडियाज़ फार्मा मार्केट इन 2 टू 3 डेकेड्स। मतलब कि इस टाइम पे इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। हमारे पास 70-80% लोग ऐसे हैं जो 15 से 35 साल की एज में हैं, लेकिन 20 से 30 साल बाद
यही 70 करोड़, 80 करोड़ लोग होंगे हमारे पास या 100 करोड़ लोग होंगे जो 70 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी ये मैं कहूँगा बड़ी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, वो इंडिया में होने वाली है। अगले आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद का कंसर्न ये बहुत बड़ा रहने वाला है कि 100 करोड़ बूढ़े लोगों को, 120 करोड़, 130 करोड़ बूढ़े लोगों को हम कैसे मैनेज कर पाएँगे? कितने यूथ होंगे? पर अगर आप देखोगे रिटायर्ड आदमी कितने वर्किंग पॉपुलेशन होंगे, ये भी देखना होगा। नहीं तो होगा ये कि पॉपुलेशन को बहुत ओल्ड एज तक फिर काम करना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा डेंट आता है। आगे आपको ऐसे बहुत स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ़ ओल्ड केयर और इनसे रिलेटेड होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है आगे। तो जो सिल्वर जनरेशन है, इट विल अकाउंट फॉर एट लीस्ट 1/4 ऑफ फार्मा एंड हेल्थ केयर इन नेक्स्ट 2 टू 3 डेकेड्स और फार्मा अभी से प्लानिंग कर रहा है इसके बारे में। अगले 20 से 30 सालों में क्या डिमांड रहेगी जब इतने सारे लोग बूढ़े हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो कि बूढ़ा होने के बाद जितने भी लोग हैं, वो उनका हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है, वो कहीं न कहीं इसका शेयर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया एक डिसाइसिव डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ रहा है जो रीडिफाइन करेगा डिमांड अक्रॉस हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हाउसिंग, कंज्यूमर सर्विसेज ओवर नेक्स्ट सेवरल डेकेड्स। तो 60 प्लस जो ग्रुप है, ये सिर्फ 10% है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का और ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करता है 17% ऑफ फार्मा मार्केट। क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक सीनियर सिटीजन जो है वो लॉन्ग टर्म थेरेपीज पे है जैसे एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड प्रपोर्शन ऑफ 60 प्लस पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ेगा इंडिया के फार्मा मार्केट में। तो जो सिल्वर जनरेशन है वो कहीं न कहीं 1/4 होगी एटलीस्ट एंड जो पॉसिबल 1/3 है वो मार्केट का होगा इनके पास इन द नेक्स्ट 2 टू 3 डेकेड्स। तो जो डेमोग्राफिक आर्क है ओवर 200 पीरियड 1900 से लेकर के अगर आप देखोगे 2100 के जो प्रोजेक्शंस हैं ये शो करता है कि कैसे कंट्री स्टेडीली मूव कर रही है टॉवर्ड एन एल्डरली हेवी प्रोफाइल। जैसे जापान में देख लो कितनी बड़ी पॉपुलेशन बूढ़ी है क्योंकि वहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है 85, 90 वहाँ कितने सारे लोग 100 साल के हैं इस टाइम पे। तो हेल्थ हेल्थ केयर इतना बढ़िया है, वातावरण इतना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़िया है कि इतना लोग जी रहे हैं वहाँ पे, तो बूढ़ों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बहुत बड़ा मार्केट होता है जो सीनियर केयर मार्केट होता है और वेस्टर्न यूरोप में भी ऐसे ही देखा गया। वहाँ इमिग्रेशन का रीज़न ही यही है क्योंकि वहाँ नए अगर आप देखोगे तो न्यूबॉर्न्स बहुत कम है। यूथ बहुत कम है, तो काम कौन करेगा? इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो वो इंडिया से लोगों को लेकर के जा रहे हैं। एशिया से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, इमिग्रेशन के थ्रू स्किल्ड वर्कर्स को लेकर के आ रहे हैं ताकि अपने इकोनॉमी को वो एटलीस्ट रन कर पाएँ और उस पैसे से सपोर्ट कर पाएँ अपने एल्डरली पॉपुलेशन को भी। तो इंडिया में भी एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, एक ऐसे तरफ जा रहा है जो जापान की तरह हो जाएगा कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स को लगता है एंड जैसा आज जापान है वैसे ही कल को इंडिया हो सकता है। तो हमें अपने हेल्थ केयर को, पेंशन को, लेबर को उसके हिसाब से चेंज करना होगा। एंड जो स्टडी है वो हाइलाइट करती है एक शार्प राइज़ इन 60 प्लस पॉपुलेशन जो जंप करेगी from about 11% today to 20 to 21% by 2050 एंड 31% बाय 2100। तो अगर आप देखोगे 2050 तक मेरे व्यूअर्स इंक्लूडिंग मैं, हम लोग उस जनरेशन में आ चुके होंगे 60 प्लस वाले पॉपुलेशन में, जो करीब करीब 20 से 21% होंगे। तो हम लोग 20 से 21% रहने वाले हैं टोटल पॉपुलेशन का और हमारे से पहले अभी इस वक़्त जो लोग 60 प्लस हैं, वो सिर्फ़ 10 से 11% ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोड अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बढ़ जाएगा। जो यूथ पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्योंकि उनको अपना आउटपुट काफ़ी बढ़ाना होगा। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही प्लान करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे आज एंड कल फिर मिलेंगे हम लोग न्यूज़पेपर के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए ज़रूर अगर आप हमें एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट भी प्लीज़ कीजिएगा। आपके फीडबैक को हम लोग बहुत सीरियसली कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।